युग और मन्नत की कहानियाँ एपिसोड 26। युग को मन्नत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह जा ही नहीं कर सकता। युग अंदर ही अंदर खुद को शांत किया हुआ था। उस सर्वेंट की तरफ देख युग कड़क लहजे में कहा, मैडम को कह दो आकर अपना फ़ोन लेकर जाए, मेरे पास और भी काम है। यस सर। सर्वेंट इतना कह के तेज रफ्तार से कमरे से बाहर निकल गया। सर्वेंट जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए लिविंग एरिया में आया और मन्नत के सामने खड़ा हुआ। अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, मैम सर बहुत बिजी हैं, उन्होंने कहा है आप खुद आकर अपना मोबाइल लेकर जाएं। सर्वेंट की बातें सुन मन्नत और काव्या एक दूसरे को देखने लगी। वहीं काव्या अपनी भाई की आदतों से वाकिफ़ है, अब क्या ही कहे अपने भाई को। मन्नत सोफे से उठने की कोशिश की। उसे उठता देख काव्या बोली, भाभी आप बैठो, मैं आपका सेल फोन लेकर आती हूँ। मन्नत ने मना करते हुए बोली, नहीं रहने दो, तुम परेशान हो रही हो, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? क्या मैं आपके लिए छोटी मोटी काम नहीं कर सकती हूँ? फिर सिस्टर इन लॉ होने का क्या फ़ायदा? काव्या की इतनी लेक्चर सुन मन्नत अपनी पलकें झपका दी। उसकी आंखों का इशारा पाते ही काव्या मुस्कुराते हुए सोफे से उठ अपने भाई के कमरे की ओर चल दी। काव्या अपने भाई से नाराज थी, इसलिए बिना दरवाज़ा नॉक किए ही धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर चली गई। वहीं दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से युग को लगा कि मन्नत ही है, पर जैसे उसने नज़र उठाकर देखा अपनी बहन को देख घूरते ही रह गया। युग को यकीन नहीं हो रहा, उसके कहने के बावजूद भी मन्नत ऊपर नहीं आई। युग अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए अपनी बहन को सवालिया नज़रों से देखने लगा, मानो कह रहा हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या अपने भाई के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ कमर पे रख बहुत ही अकड़ के साथ बोली, भाई इतना भी घमंड ठीक नहीं है। व्हाट डू यू मीन? युग नासमझी से पूछा। अब रहने दो भाई, मेरा मुंह ना खोलने के लिए लगाओ। फिर काव्या इधर उधर देखते हुए आगे बोली, वैसे भी भाभी का फ़ोन कहाँ है? अब जाकर युग को पूरा माजरा समझ में आया। अब युग को काव्या पर गुस्सा नहीं बल्कि मन्नत पर गुस्सा आने लगा। अपना मोबाइल खुद लेने नहीं आई, गुजरात से सुनामी मुंबई भेज दी है। युग अपनी बहन को कुछ कहा नहीं। वह जानता था कि वह कुछ भी बोलेगा तो इस वक्त उसकी बहन इस सुनामी में उसे साथ लेकर जाएगी। उसकी भलाई इसी में है कि वह चुप ही रहे। युग अपनी आंखों से इशारा किया मोबाइल के इधर। युग का इशारा देख काव्या सोफे पर देखी, जो युग के जस्ट बाजू में ही मोबाइल था। अब काव्या को और भी गुस्सा आने लगा कि उसके पास में ही मोबाइल है, फिर भी सर्वेंट को दिया नहीं। काव्या को लगा उसका भाई मन्नत को परेशान करने के लिए यह सब कर रहा है। अब काव्या कैसे चुप रह सकती बिना अपने भाई को चार शब्द सुनाए। काव्या ने सुनाते हुए कहा, जिम में आप 40 किलो का डंबल उठा सकते हो, किंतु परंतु 200 ग्राम का मोबाइल आपसे नहीं उठ रहा। अब युग क्या ही बोले, एक्चुअली उसका प्रॉब्लम उसे ही पता है, उसने क्यों मोबाइल नहीं दिया, पर वह अपनी बहन को कैसे कह सकता। युग शांत आवाज में कहा, कह लिया तुम्हें जो कहना था, अब मुझे मेरा काम करने दो। काव्या मुंह बनाते हुए मोबाइल सोफे से उठाकर बाहर जाते जाते कही, आप अपनी पहली वाइफ के साथ इस कमरे में रहो, रुको मैं भाभी को बताती हूँ। काव्या इतना बोल मटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। युग ना कुछ कहा और ना कुछ कर सकता, अपना सारा गुस्सा उस कीबोर्ड पर चलाने लगा। सच में उस कीबोर्ड में अगर जान होती ना, तो वही जानता उस पर क्या इस वक्त बीत रहा है। काव्या के जाते ही युग की आंखों में गुस्सा उतर आया मन्नत के ऊपर और खुद के मन में कहने लगा, इसकी आदतें ना कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं काव्या सीढ़ियों से उतरते हुए
लिविंग एरिया में आई और मन्नत का सेलफोन देते हुए बोली, भाभी आपका फ़ोन। मन्नत स्माइल करते हुए अपना मोबाइल काव्या के हाथ से ले ली और बदले में काव्या को थैंक यू बोल दी। मन्नत ने अपना मोबाइल ऑन की, स्क्रीन पर नैना के 6 मिस कॉल आए हुए थे और साथ में 2 टेक्स्ट मैसेज भी, जिसमें लिखा था, पहला मैसेज मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, दूसरा मैसेज अगर तुझे इतना इम्पोर्टेंट बात करना ही तो अब मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। वहीं सोफे पे बैठी दादी रुद्राक्ष के माला लिए जाप करने लगी। दूसरी ओर मीरा जी किचन में चली गई। रात को डिनर में क्या बनाना है, शेफ को ऑर्डर देने लगी। वहीं मन्नत सोफे से उठ खड़ी हुई। एक बार रौनक काव्या को देख एक्सक्यूज मी बोलकर बाहर गार्डन के तरफ चली गई, क्योंकि मन्नत को जिस बारे में नैना से बात करना था वह सबके सामने नहीं कर सकती। मन्नत ने एक नज़र पूरे गार्डन में घुमाई। जो गार्डन में वाइट कलर की लकड़ी का एक चेयर रखा हुआ था, उस पर जाकर बैठ गई और अपना मोबाइल ले नैना को कॉल लगा दी। 2 3 4 रिंग जाने के बाद ही नैना ने कॉल रिसीव कर ली और गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, महारानी को अभी टाइम मिला, पहले अपने मोबाइल में अच्छे से देख मैंने तुझे कितने कॉल की हूँ। मन्नत नैना की बात काटते हुए बोली, 6 बार तो तूने कॉल की है, बोल तो ऐसी रही है जैसी 600 बार की हो। नैना मन्नत की ऐसी बातें सुन और भी भड़क गई। एक तो मन्नत की वजह से आज उसे ऑफिस में डांट पड़ा, उसका जॉब जाते जाते बच गया, और ये महारानी है कि लेक्चर पर लेक्चर दे रही है। नैना दांत पीसते हुए आगे बोली, तू सच में एक नंबर की मतलबी लड़की है। मन्नत को अब दोपहर की बात याद आई कि सच में नैना को ऑफिस में डांट पड़ा था, वह भी मन्नत की वजह से। इस वजह से मन्नत को नैना से सॉरी बोलना चाहिए, बजाय वह उसके साथ बहस कर रही है। मन्नत को अब खुद के कहे हुए शब्दों पर बुरा लगने लगा और वह नैना से माफ़ी मांगने लगी। सॉरी नैना, सॉरी। आखिर नैना मन्नत से कब तक नाराज़ रह सकती है। आखिर उनकी दोस्ती तो जय वीरू के जैसी है। नैना अपनी गुस्सा ठंडा करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब बता किस लिए तूने कॉल की थी। मन्नत ने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखी, नैना सुन, मैं जो तुझसे कहने जा रही हूँ उसे पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद रिएक्ट करना। नैना चिढ़ते हुए बोली, साफ साफ बता तुझे क्या कहना है और किसके बारे में कहना है। मन्नत ने डायरेक्ट पूछी, क्या युवराज लंदन से आ गया है। नैना चौंकते हुए बोली, क्या, और तू उसके बारे में क्यों पूछ रही है। अब क्या था, मन्नत को दिल्ली में जो कुछ उसके साथ हादसा हुआ नैना को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो वह उसकी बात समझेगी नहीं। मन्नत एक सांस में शॉर्टकट में सारी बातें बताने लगी कि उसके ऊपर कैसे फायरिंग हुआ वगैरह वगैरह। मन्नत के मुंह से सब सुन नैना तो शॉक्ड हो गई। मन्नत के ऊपर गुस्सा करते बोली, तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तू अब मुझे बता रही है। फ़ोन की दूसरी साइड से मन्नत को कुछ न बोलता देख नैना आगे बोली, क्या अंकल को ये सब पता है। मन्नत गंभीर आवाज़ में बोली, पापा को कुछ भी पता नहीं है, और तुझे मेरी कसम, तू यह जो कुछ हुआ है तू किसी को भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि पीहू को भी नहीं। पर मन्नत, नैना बोल ही रही थी कि उसकी बात काटते हुए मन्नत वापस कड़क आवाज़ में बोली, कह रही हूँ ना तुझे, तू किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, मतलब नहीं बताएगी। नैना ने भी मन्नत के हाँ में हाँ भर दी, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
अब बता तुझे क्या करना होगा। तू सिर्फ इतना पता लगाकर बता मुझे, क्या युवराज लंदन से आया है या नहीं। तुझे गोली लगने से युवराज का क्या लेना देना। नैना नैना नैना, मैं जितना कह रही हूँ सिर्फ तू उतना पता लगाकर मुझे बता दे। इस वक्त मेरा दिल और दिमाग काम करना बंद हो गया है। अच्छा ठीक है, मुझे टाइम दे, मैं पता लगाकर तुझे बताती हूँ। नैना की बातें सुन मन्नत खुश होते हुए बोली, तुझे जब इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो तू डायरेक्ट मेंशन में आ जाना, हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। नैना अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मेंशन में? ना बाबा, तेरा वह डेविल कुछ बोलेगा नहीं। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, तू बिंदास आ जा। नैना ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर बहुत जल्द मिलते हैं। इतना बोल दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल कट करने के बाद मन्नत अपना मोबाइल हाथ में गोल गोल घुमाते हुए गार्डन में घूमने लगी। वहीं बालकनी में युग सिगरेट पीते हुए कब से मन्नत की हरकतों को नोटिस कर रहा था। वह पूरा मेंशन छोड़ के ये लड़की गार्डन में जाकर बातें कर रही है। ऐसा भी कौन सा बात कर रही है जो पूरा मेंशन छोड़कर उसे यही जगह मिला। युग को मन्नत पर और भी गुस्सा आने लगा कि कब से नीचे ही गप्पे मारने में मौज मस्ती करने में बिजी है, यहाँ तक कि खुद का मोबाइल लेने भी कमरे में नहीं आई। यह सोचते हुए युग सिगरेट की लंबी लंबी कश लेने लगा और मुंह में से सिगरेट की धुआं छोड़ते हुए खुद से कहा, देखता हूँ कब तक आत्माओं की तरह यहाँ वहाँ भटकती है, रात को तो आओगी ही कमरे में। कॉल कट होने के बाद नैना अपने दोनों होंठ आपस में दबा कुछ सोच में पड़ गई। आखिर यह मन्नत की बच्ची करना क्या चाहती है, क्यों खुद को खतरे में डाल रही है। अगर इसके पति डेविल को पता चला, इसे तो सज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, पर पता नहीं मुझे कौन सी मौत की सज़ा देगा। फ्लैशबैक। यह उस टाइम की बात है जब नैना और मन्नत दोनों कॉलेज में थी, जब मन्नत युवराज को पसंद करती थी और उसके लिए घंटों घंटों इंतज़ार किया करती थी, और साथ में कभी कभार तो नैना को भी उसके साथ रुकना पड़ता था, जिस वजह से नैना को मन्नत पर काफ़ी गुस्सा किया करती। पर मन्नत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो। नैना तो उस टाइम की बात ज़्यादा खटकने लगा जब नैना चिल्ला चिल्ला के मन्नत को बता रही थी कि युवराज के बारे में कुछ जानती है, उसने कुछ अपनी आंखों से देखा है, वह सब बता रही थी। पर मन्नत को उस टाइम प्यार का बुखार चढ़ा था। उसे उस बुखार में न किसी की बातों का कोई दवा असर कर रहा था और ना ही कोई दुआ। वह सिर्फ अपने में ही मगन थी। और भी कुछ बातें नैना सोचने के लिए मजबूर हो गई, पर जल्दी से अपने ख्यालों को झटकते हुए प्रेजेंट में आ गई। प्रेजेंट में इस लड़की को कितना भी समझा लो, ये समझने का नाम ही नहीं लेती। तब भी इसे मना किया था। युवराज इतना बोलते वक्त चुप हो गई और कुछ सोच में पड़ गई। इधर मेंशन में मन्नत अपनी बातें ख़त्म कर वापस मेंशन के अंदर आई, पर कमरे में जाने के बजाय वह लिविंग एरिया में बैठ गई, जहां अभी भी काव्या और रौनक किसी बातों का डिस्कशन चालू था। रौनक ने मन्नत को अंदर आते हुए देख लिया। एक्चुअली मन्नत कमरे में ही जा रही थी, पर रौनक की आवाज़ सुन ओ हेलो, उसने मन्नत को आवाज़ लगाकर वापस बुला लिया और बैठने के लिए कह दिया, जिस वजह से मन्नत ने उसे मना नहीं कर पाई। रौनक की आवाज़ सुन वह वापस उनके पास जाकर गॉसिप करने में लग गई। रौनक अपने लाइफ के बारे में फ़नी बातें बताने लगा, जैसे उसकी बचपन में उसकी पड़ोस में एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिसका नाम नेवे था। जब उसकी उम्र 10 के आसपास हुआ और साथ में स्कूल में भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम
मेडोरा था और वह जहाँ ट्यूशन जाया करता था वहाँ पर भी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था जिसका नाम लीजा था। रौनक जब भी घर पर रहा करता तो नेवे को उसके घर में जो भी कुछ बनता उसे प्यार से बहला फुसलाकर खाने के लिए मांगा करता। उसकी जो भी खाने की चीज़ें होती आधे से ज़्यादा तो यही खा जाता। स्कूल और ट्यूशन अपने मतलब के लिए उसके दोस्त लड़कियां हुआ करती। वह किसी के लिए सीरियस नहीं रहा। यूँ कहा जाए तो वह प्ले बॉय था। रौनक की बातें सुन मन्नत और काव्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। वे दोनों इस नज़रिए से रौनक को देख रही थी। रौनक को जरा भी समझ नहीं था। तब तक मन्नत ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, इसका मतलब तो तुम एक नंबर के चीटर हुए। रौनक दांत दिखाते हुए कहा, वाई आई एम चीटर, गर्ल्स यूज टू कम टू मी ऑन देयर ओन। मैं क्यों धोखेबाज हूँ, लड़कियाँ अपने आप मेरे पास आती हैं। काव्या अपना इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए बोली, ओ रियली, लड़कियों को क्या पता कि तुम किस टाइप के लड़के हो। बीच में मन्नत भी बोल पड़ी, और उन्हें क्या पता कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। रौनक उन दोनों की बातें सुन डरने जैसा फेस बनाकर कहा, नाउ आई एम सो हैंडसम डैट गर्ल आर कमिंग बाय देमसेल्व्स, सो व्हाट शुड आई डू। अब मैं इतना हैंडसम हो गया हूँ कि लड़कियाँ खुद आ रही हैं, तो क्या करूँ। वहीं अब समय शाम से रात में बदल गई, पर वहीं उन तीनों को गप्पे मारते मारते रात का समय हो गया, पर अभी तक उनकी बातें खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि रौनक की गर्लफ्रेंड के बारे में सुन सुन के तीनों इतना हंस रहे थे कि पूरे लिविंग एरिया में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। राहुल जो आराम करने अपने कमरे में गया था, अब वह फ्रेश होकर नीचे लिविंग एरिया में आकर बैठ गया। वहीं मोनिका भी न चाहते हुए अपने कमरे में से बाहर आई, क्योंकि आज वह अपनी फ्रेंड के साथ दिन में बाहर घूमने गई थी। खाना खाने का वक्त हो गया था, पर यह तीनों की बात खत्म ही नहीं हो रहा। मीरा जी ने कब से प्यार से बोल रही थी कि अब बस करो, चलो खाना खा लो, पर तीनों बातों में इतने बिजी हैं कि सिर्फ हाँ में सिर हिला दे रहे हैं। उन तीनों को देख ऐसा लग रहा जैसे 10th क्लास के तीनों स्टूडेंट हो और अपने फाइनल एग्ज़ाम्स का डिस्कशन करने में जुड़े हुए हैं। अब मीरा जी ने सख्त लहजे में बोली, चलो अब उठो, एक भी बहाना नहीं चलेगा, पहले खाना खा लो। मन्नत के तरफ देख थोड़ी नाराज होते हुए मीरा जी आगे बोली, मन्नत बेटा, तुम्हें तो दवाई खाना है ना, फिर भी कहना पड़ रहा है, चलो अब जल्दी खाना खा लो। रौनक के लिए गेस्ट रूम दे दिया गया। रौनक तुरंत फ्रेश होने गेस्ट रूम में चला गया। मन्नत तुरंत उठ खड़ी हुई और किचन की तरफ चली गई। किचन में ब्रेसिंग में उसने अपने हाथ धो लिए और खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। मीरा जी ने एक सर्वेंट को कहकर युग को खाना खाने के लिए बता आए। युग फ्रेश हो गया था, अपने कपड़े भी चेंज कर लिया। वह नीचे ही आने वाला था कि सर्वेंट आकर युग से कहा, सर खाना खाने के लिए सभी लोग आपका डाइनिंग टेबल पर इंतज़ार कर रहे हैं। युग सर्वेंट के तरफ बिना देखे हम कहा और नीचे आने लगा। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर दादी बैठी थी और बाकी के साइड चेयर पर सभी लोग बैठे हुए थे। युग जैसे नीचे आया, उसकी नज़र मन्नत पर गई, जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए काव्या के साथ बातें कर रही थी। युग कुछ कहा नहीं, चुपचाप जाकर उसके पास में बैठ गया, पर वह मन्नत की बातें सुन सकता था।
मीरा जी ने सभी को खाना सर्व कर दी। इतने में खाना खाते वक्त रौनक धीरे से कहा, यार इतना ही स्पाइसी सब्जी है हमारे ब्रॉड में। रौनक इतना ही बोला होगा कि दादी झल्लाते हुए बोली, कौन है रे जो खाने के वक्त बकरी की तरह बकर बकर बोले जा रहा है? इतने बड़े हो गए, क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि खाना खाने के टाइम पर बोला नहीं जाता? दादी की आवाज़ सुन तीनों चुप हो गए और चुपचाप अपनी प्लेट में खाना खाना स्टार्ट कर दिया। दादी की आवाज़ सुन वापस किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चू चाय करने की। दादी के पास में बैठा युग उसे आज बहुत अच्छा लगा कि उसकी दादी ने उन तीनों की फटकार लगाई। लगभग 30 मिनट में सभी लोगों ने खाना खा लिया। मीरा जी ने दादी को उनके कमरे में लेकर चली गई क्योंकि दादी का भी मेडिसिन चालू है। मोनिका भी उठ के कमरे में चली गई। राहुल भी काफ़ी थका होने के कारण अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। अब लिविंग एरिया में सिर्फ 4 लोग बचे। युग को देख मन्नत कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही थी, पर मन्नत इंतज़ार कर रही थी कि कब यहाँ से युग कमरे में चला जाए कि तभी मन्नत के पास नर्स आई और आते ही बोली, मैम कमरे में चलिए, आपका दवाई का वक्त हो गया है। नर्स की बात सुन युग सोफे से उठ खड़ा हुआ और सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए मुड़ा। उसे लगा कि अब मन्नत उसके पीछे आएगी कि तभी मन्नत बोली, सिस्टर आप चलिए मैं आती हूँ। अब क्या था, युग गुस्से से पीछे मुड़ा। उसकी बातें सुन गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई जिसका जरा भी भनक मन्नत को नहीं था। युग गुर्राते हुए मन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ। युग को मन्नत पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और अपने कड़क लहजे में कहा, कमरे में चलो, तुम्हारा दवाई का वक्त हो गया है। मन्नत स्लो आवाज़ में बच्चे की तरह बोली, सिर्फ 5 मिनट में आई। युग अपना गुस्सा सभी के सामने दिखाना नहीं चाहता। वह अपने आप को शांत किया और कहा, तुम खुद चलकर कमरे तक चलोगी या मैं तुम्हें उठाकर लेकर चलूं? मन्नत ने जैसे युग की आंखों में देखी वह इस वक्त शैतान की तरह लुक दे रहा था। मानो उसकी बात नहीं मानी तो आज वह उसे जलाकर रख देगा। मन्नत तुरंत सोफे से उठ खड़ी हो गई और अपनी बात संभालते हुए बोली, नहीं नहीं मैं चल रही हूँ। इतना बोल मन्नत जल्दी से कमरे की तरफ चल दी। उसके पीछे नर्स भी चलने लगी। नर्स और मन्नत दोनों कमरे में आ गए। नर्स ने मन्नत के मेडिसिन्स निकाल कर दे दी और पानी का गिलास भी। मन्नत ने अच्छे बच्चे की तरह तुरंत जल्दी से दवाई खा ली। वहीं कमरे में अब युग भी आ चुका था। वह नर्स का ही जाने का इंतज़ार कर रहा था कि वह कब कमरे से बाहर निकले और युग मन्नत का अच्छे से क्लास लगाए। नर्स मन्नत को वॉशरूम में लेकर गई, उसके कपड़े चेंज करवाए, नाइट कपड़े में गाउन पहना दिया। नर्स वॉशरूम से बाहर आई, युग को देख तुरंत कमरे से बाहर चल दी। वहीं अंदर मन्नत अपने फेस को ठंडे पानी से साफ की थी। वह खुद को मिरर में देख रही थी। युग सोफे पर एक पैर दूसरे पैर पर रख दोनों हाथ सोफे पर फैला के आराम से बैठा था। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। मन्नत अपना एक हाथ से गाउन ठीक करते हुए बाहर आई। मन्नत एक नज़र युग को देख बेड की तरफ जाने लगी कि तभी उसके कानों में युग का आवाज़ आया, रुक जाओ। इससे पहले मन्नत युग को मना कर पाती, उसने युग की आंखों में एक अलग ही भाव देखा और डर के वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई। मन्नत को समझ में नहीं आ रहा कि उसने अब ऐसा क्या कर दिया जो कि युग ने नीचे भी इतना ज़ोर से चिल्लाकर बात किया। मन्नत को हिम्मत नहीं हो रहा कि युग के सवाल करे। फिर मन्नत सिर झुकाए वहीं खड़ी हो गई। युग ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, इधर आओ। युग की इतनी कड़क आवाज़ सुन मन्नत डर के मारे वैसे ही सिर झुकाए खड़ी थी। उसे युग के पास जाने से डर लग रहा था। मन में सोचने लगी, पता नहीं युग उसे आज कौन सी सज़ा दे।
युग ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो यू कांट रेसिस्ट मी। युग की बात सुन मन्नत के शरीर में सिहरन सी लहर दौड़ गई। मन्नत की हालत इस वक्त ऐसी थी, इधर कुआं उधर खाई। वह बाहर भी नहीं जा सकती और युग के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करना पड़ेगा? ये बोलते वक्त युग की आवाज़ में अब गुस्सा था। युग की आवाज़ सुन मन्नत ने एकदम डर के युग के तरफ देखा, जो अपनी कोल्ड नज़रों से मन्नत को ही घूर रहा था। मन्नत ने फिर अपनी नज़रें झुका ली और धीरे धीरे युग की तरफ जाने लगी। जब मन्नत युग के पास पहुंची तभी युग ने मन्नत का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींच लिया, जिस कारण मन्नत उसके गोद में गिरी। झटके से खींचने की वजह से मन्नत करीब युग के गले ही लग गई। मन्नत जैसे उठने की कोशिश की, युग ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिस कारण मन्नत युग के सीने से ही लगी रही। मन्नत युग की बाहों में से छूटने के लिए लगातार स्ट्रगल करने लगी, पर युग के स्ट्रेंथ के आगे उसका बस नहीं चला, जिस वजह से उसने स्ट्रगल करना बंद कर दी। युग ने मन्नत को कसकर बाहों में दबा लिया था। जब उसे महसूस हुआ कि मन्नत कोशिश करना बंद कर दी, जब युग ने देखा कि मन्नत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है, तो उसने मन्नत का फेस अपने सामने किया। मन्नत तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली, युग के गोद में चुपचाप बैठी रही। युग धीरे से कहा, हो गया तुम्हारा टाइम पास करना? वैसे सारे किरदार तुम बखूबी निभाती हो। सास बहू की किरदार, ननंद भाभी का किरदार, माँ बेटी का किरदार, जय वीरू की दोस्ती का किरदार। हैप्पीली मैरिड सिर्फ तुमने हस्बैंड वाइफ के किरदार में ही फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसा क्यों? क्या मतलब? छोड़ो, मुझे जाने दो। मन्नत को शब्द बोले नहीं जा रहे थे। रिलैक्स स्वीट हार्ट, इतना डर क्यों रही हो? युग के फेस पर एक शरारत भरी मुस्कान थी, जो वह दिखा नहीं रहा था। युग के इतने करीब होने के वजह से मन्नत का अंदर से बुरा हाल हो रहा था। मन्नत अच्छे से जानती थी कि अगर उसने उठने की कोशिश की या बहसबाजी की तो युग वही करेगा जो वह नहीं चाहती। भलाई इसी में है कि वह चुप ही रहे। युग को अब दिल्ली वाली किस याद आ गया कि जब युग उन लड़कों के ऊपर गन तान रखा था तो कैसे मन्नत ने अचानक से किस करने लगी। युग मैग्नेट वॉइस में कहा, कम ऑन किस मी। युग के मुंह से ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुन मन्नत के दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई थी। वह अब उल्टी सांसें लेने लगी। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक रहा था। वह अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। युग की नज़र अब मन्नत के होठ पर थी। उसकी नज़र नेक से होते हुए कॉलर बोन पर जा टिकी, जो इस वक्त दूध की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा था। मन्नत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की वजह से उसका ब्रेस्ट उभर आ रहा था, जो कि युग साफ देख सकता था। युग आगे कहा, हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, क्या तुम्हें मेरी अधूरी वाइफ बनना है? बिना मेरे कंट्रोल के यहाँ वहाँ घूमती रहती हो। ये बोलते वक्त युग का एक हाथ मन्नत के बैक साइड पर था तो दूसरा राइट हैंड से अंगूठे से मन्नत के गाल पर फेरने लगा। मन्नत अब सभी देवी देवताओं के नाम लेना चालू कर दी। अब उसे भगवान ही बचा सकता है। रात का समय है, सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। क्या हुआ? युग ने कहा। मन्नत कुछ बोलने के लिए अपने होंठ ही हिलाए होंगे कि युग बोल पड़ा, रहने दो, ये काम तुमसे नहीं होगा, मैं ही करता हूँ। इतना कहने के साथ ही उसने मन्नत के सिर को पीछे से पकड़ एकदम
करीब कर लिया। मन्नत जो अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, अब उसकी आंखें बड़ी हो गई। युग उसके तरफ बढ़ ही रहा था कि उसने हकलाती हुई आवाज़ में बोली, मिस्टर बजाज। युग मन्नत का फेस थोड़ा दूर कर अपनी छोटी आंखें करके देखा। मन्नत लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी टूटी फूटी शब्दों में बोली, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके मुंह से इतना सुन युग की पकड़ एकदम ढीली हो गई। मन्नत अब युग से छूटने के लिए तड़पने लगी। 2 मिनट के बाद मन्नत ने देखा कि युग उससे दूर हो गया। वह जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और युग से कहा, दूध पीना है। दूध टेबल पर ही रखा था। जब मन्नत वॉशरूम में गई थी तभी एक सर्वेंट उसके लिए दूध लाकर रख गया था, क्योंकि डॉक्टर ने उससे दूध पीने के लिए कहा है। युग ने सिर्फ इतना ही कहा। मन्नत अच्छे बच्चे की तरह दूध जल्दी जल्दी पीने लगी। पीने के बाद ग्लास वहीं टेबल पर रख हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही युग भी खड़ा हो गया। मन्नत कुछ कहती कि युग उसे तुरंत गोद में उठा लिया और बेड के तरफ ले जाने लगा। युग के ऐसे करने से मन्नत आज शौक पे शौक लगते जा रहा था। मन में बहुत सारे सवाल चलने लगे। आज वह युग से नहीं बच पाएगी। आज सच में युग उसके साथ कुछ गलत कर देगा, ये सब उसके ख्याल में आ रहे थे। इतने में युग मन्नत को बेड पर लेटाया और खुद भी साइड में लेटा और सारे लाइट्स ऑफ कर दिया। लाइट्स ऑफ होते ही मन्नत के मुंह से आह निकल गया। युग ने तुरंत अपने एक हाथ से मन्नत के कमर में डाल दूसरे हाथ के सहारे से मन्नत को अपने ऊपर ले लिया। नहीं, मैं सो सकती हूँ, मुझे अभी डर नहीं। मन्नत ने इतना ही कहा होगा कि युग बोल पड़ा, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो जो काम मैंने अभी अधूरा छोड़ा था वह वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। मन्नत ने एकदम भोले बच्चे की तरह कहा, हाँ मैं सो रही हूँ, और युग के चेस्ट पर अपना सिर रख सोने लगी। कहने को तो दोनों अंधेरे में सोने लगे, पर युग ने अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही कंफ्यूज था। न जाने वह आज क्या करने वाला था, उसे ही नहीं पता। युग जानता था कि मन्नत इतना जल्दी सोई नहीं है, इसलिए धीरे से कहा, सो जाओ, सुबह हॉस्पिटल जाना है। ऐसे ही रात गुजर गई। न जाने कब दोनों को नींद आ गया। सुबह के 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन युग की आंखें धीरे धीरे खुली। वह पूरी तरह आंखें खोल जब अपने ऊपर मन्नत को देखा, उसके पूरे बाल युग के फेस पर बिखरे हुए थे। मन्नत के बालों को ठीक करते हुए अपनी पूरी तरह आंखें खोला और मन्नत को ठीक से साइड में सुला दिया। युग एक बार मन्नत के फेस पर उसकी मासूमियत देखकर उसे देखता ही रह गया। ये लड़की हमेशा ऐसे ही सोती है, जैसे पूरी दुनिया जहाँ से बेफिक्र होकर सो रही है। तब तक वापस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया, जो सुन युग का ध्यान मन्नत से हटाया। उसे ठीक तरह से सुलाकर जल्दी से बेड से उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। युग ने दरवाज़ा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। राहुल युग को छेड़ते हुए कहा, ओहो ब्रो, तुम्हें कब से इतनी देर तक सोने की आदत हो गई? युग ने अपने राइट हैंड से सर के बालों को पीछे ढकेलते हुए कहा, मैं मेरे टाइम पर ही उठता हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? सुबह सुबह कोई काम? यस ब्रो, मैंने सोचा क्यों न आज हम दोनों साथ में जिम करें, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। युग ने कहा, ओके तुम चलो, मैं आता हूँ। इतना बोल युग जैसे पीछे जाने को मुड़ा। राहुल तुरंत बोल पड़ा, एक मिनट ब्रो। युग राहुल की आवाज़ सुन तुरंत राहुल की तरफ मुड़ा, सवालिया नज़रों से देखने लगा। व्हाट? ये तुम्हारे शर्ट में ब्लड डॉट कैसे लगा हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? राहुल की बातें सुन युग अपने शर्ट के तरफ देखा, जो सच में ब्लड का एक डॉट लगा हुआ
है। युग मन में सोचने लगा, आखिर ये ब्लड लगा तो लगा कहाँ से, उसे खुद नहीं पता। राहुल वापस हमदर्दी से पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। युग की बातें सुन राहुल हाँ में सिर हिलाया और जिम एरिया में चला गया। युग को मन्नत की फिक्र होने लगी। तुरंत दरवाज़ा बंद कर जल्दी से मन्नत के पास आया, जो घोड़े बेचकर सो रही थी। युग ने जैसे ही ब्लैंकेट हटाकर देखा तो मन्नत के लाइट क्रीम कलर के नाइट गाउन में 2-3 ब्लड के डॉट लगे हुए थे। युग को समझने में देरी नहीं लगा कि मन्नत को पीरियड्स चालू हो गए हैं। युग मन्नत को उठाने लगा। मन्नत इतनी गहरी नींद में थी, भला कैसे इतनी जल्दी उठ सकती। युग भी कहाँ इतना जल्दी शांत बैठने वाला। वह मन्नत की बाहें पकड़ झकझोरते हुए उठाकर बैठा दिया, जिस वजह से मन्नत हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तुम्हारे पीरियड्स चालू हो गए हैं? युग के मुंह से सुबह सुबह ऐसी बातें सुन मन्नत बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के देखने लगी और तेज आवाज में बोली, क्या? युग ने अपनी आंखों से मन्नत के गाउन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े चेक करो। मन्नत युग की नज़रों को फॉलो करते हुए अपने गाउन के तरफ देखी, जो सच में ब्लड के डॉट लगे हुए थे। युग बेड से जैसे उठ खड़ा हुआ कि मन्नत की नज़र उसके कपड़ों पर गया, जो कि मन्नत का पीरियड्स का ब्लड लगा हुआ था। मन्नत को अब इतनी शर्मिंदगी महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी ज़मीन फट जाए और वह उसी में समा जाए। मन्नत ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। अब उसे युग से नज़रें मिलाने में शर्म आ रहा था। क्या तुम ठीक हो? युग की बातों में आज केयरिंग वाला हस्बैंड नज़र आ रहा था। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी नज़र ऊपर उठाकर युग की तरफ देखी और हाँ में सर हिला दी। युग को समझने में देरी नहीं लगा कि मन्नत शर्मिंदगी महसूस कर रही है। मन्नत के तसल्ली के लिए कहा, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं नर्स को भेजता हूँ। जल्दी से तैयार हो जाना, आज हमें हॉस्पिटल भी जाना है। युग की बातें सुन मन्नत बिना उसकी तरफ देखे गर्दन हाँ में हिला दी। युग पहले वार्डरोब के पास गया, उसमें से टी शर्ट निकाल कपड़े चेंज किया और कमरे से बाहर निकल गया। नर्स को मन्नत के पास भेज दिया और खुद जिम एरिया में चला गया। सुबह के 8:30 बजे एक एक करके सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गए। वहीं युग कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर रीड करने में लगा था। बाकी के सभी लोग अपने अपने नाश्ते में बिजी थे। तभी राहुल कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए युग का नाम ले पुकारा, युग ब्रो। जो कि युग न्यूज़पेपर रीड करने में इतना बिजी था कि उसने राहुल की बात सुना ही नहीं। तभी राहुल लंबी भाषण देना स्टार्ट किया। युग, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम ठीक तो हो ना? राहुल का इतना भाषण सुनते ही युग राहुल के तरफ देखने लगा और अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। और हाँ, तुम्हारे कपड़ों में सुबह ब्लड भी लगा हुआ था। सब ठीक तो है ना? राहुल इतना कहना कि युग राहुल को घूरने लगा। वहीं मन्नत, जो अभी ऑरेंज जूस पी रही थी, उसके गले में ही अटक गया। मन्नत अपने मन में सोचने लगी, इन्हें कैसे पता कि युग के कपड़े में ब्लड लगा हुआ था? अब क्या था? ब्लड नाम सुनते ही सभी लोग युग की तरफ देखने लगे। मीरा जी भी हैरानी से पूछी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मीरा जी ने फिक्र जताते हुए आगे बोली, दामाद जी कह रहे हैं, वह क्या झूठ बोलेंगे? युग फिर
बताना स्टार्ट किया और बोलते वक्त उसकी नज़र मन्नत की ओर चली गई, जो उसे ही बेचारा सा फेस बनाकर देख रही थी। और जब युग ने उसके तरफ देखा तो अपनी नज़रें नीचे कर ली। युग आगे कहा, मॉम, रात को मैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टी पिन से पेपर को अटैच कर रहा था, तभी मेरे फिंगर में वह टी पिन लग गया। हो सकता है तभी मेरे कपड़ों में लग गया होगा। युग इतना बोल अपनी बातें फिनिश कर दिया और कॉफ़ी पीने पर ध्यान देने लगा। अब वापस किसी की हिम्मत नहीं हुआ युग से सब वापस पूछने के लिए। सभी लोग अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगे और कुछ समय के बाद ही युग और मन्नत मेंशन से निकल हॉस्पिटल के लिए निकल गए। करीब 10 बजे हॉस्पिटल में लगभग 1 घंटे के अंदर डॉक्टर निहारिका ने मन्नत का ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर निहारिका आज मन्नत के हैंड सपोर्ट आर्म स्लिंग बेल्ट हाथ से उतार दिया। मन्नत के हाथ को नॉर्मल ही अप डाउन करने के लिए कहा। मन्नत के हाथ पर जहां जख्म था वहीं पर सिर्फ पट्टी लगा दिया और साथ में बजाय खिचड़ी के अब सब कुछ खा सकती है। ये सुन मन्नत बहुत ज़्यादा खुश होकर उछलने लगी। युग डॉक्टर निहारिका के कैबिन में पर्सनली बात करने के लिए चला गया और मन्नत बाहर उसका वेट करने लगी। युग कैबिन में खड़ा था, उसका फेस दरवाजे के तरफ था और डॉक्टर निहारिका युग के बैक साइड में खड़ी थी। युग कोल्ड वॉइस में कहा, डॉक्टर निहारिका, जो उसके शरीर पर ये जख्म का दाग है उसके ठीक होने के साथ ये भी चले जाने चाहिए। जी मिस्टर बजाज, आप जैसे कहिए। मिसेस बजाज को ठीक होते ही हम बाहर से डॉक्टर बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवा देंगे। उनके हैंड पर कोई भी दाग नहीं रहेगा। युग ने सिर्फ हम कहा। युग इतना बोलकर कैबिन से तेजी से बाहर निकला और मन्नत को लेकर कार में आकर बैठ गया। मन्नत को मेंशन में ड्रॉप कर दिया और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मेहता इंटरप्राइजेस, रेहान अभी तक ऑफिस आया नहीं था, जिस वजह से सभी लोग परेशान थे। एक्चुअली ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट फाइल मिल नहीं रही थी। पूरे ऑफिस में सभी लोग इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे कोई सुई गिर गया हो। सभी लोग उथल पुथल होकर यहाँ वहाँ भागम दौड़ मचा रहे थे। अमन ने रेहान को कई बार कॉल लगाया पर रेहान का कॉल नहीं लग रहा। ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण वह रेहान के घर नहीं जा सकता। अमन ने सभी स्टाफ के तरफ देखा और कहा, ऐसा कौन है जिसके पास अभी ज़्यादा काम का लोड नहीं है? एक नैना ही थी जिसके पास अभी काम का ज़्यादा लोड नहीं था। बाकी सभी स्टाफ के लोग नए प्रोजेक्ट पर काम में जुड़े हुए थे। अमन ने तुरंत नारायण जी को कॉल लगाया, उनको बताया एक फाइल मिल नहीं रही है, क्या वह सर के पास है? नारायण जी ने पहले तो अमन को शांत होने के लिए कहा। नारायण जी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, रात को रेहान कुछ फाइल लेकर आया है मेरी सिग्नेचर लेने के लिए। अमन खुश होते हुए थैंक यू बोलना चालू कर दिया। नारायण जी ने आगे कहा, तुम खुद आकर फाइल लेकर जाओगे या किसी को भेज दो, उसके हाथों में मैं भिजवा देता हूँ। अमन ने जल्दबाजी में नैना के पास आकर कहा, एक तुम ही हो जिसके पास बहुत कम काम है, बाकी के सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अमन ने तुरंत एक ड्राइवर अरेंज करवा दिया और कहा, इनके साथ तुम मेहता बंगलो जाओ और अर्जेंट में वह फाइल लेकर आ जाना। नैना पहले तो मना करने जा रही थी, पर सभी लोगों का भागदौड़ देख उसे बोला नहीं जा रहा था। कितनी तो वह यहाँ पर नई है और वह किसी भी काम के लिए ना कैसे बोल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।